हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि कोविड की सेकंड सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, जिससे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बंद कर दी, ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। माई ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको पहले भी ऑनलाइन क्लासें हैं लॉकडाउन के समय दी गई थी, उसी को ही हमने वापस से कंटिन्यू किया है, जिससे कि आपको स्टडी है वो लगातार आपकी स्टडी बनी रहे, उसमें आपकी कोई रुकावट नहीं हो, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। और जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे उनको आप देखते रहिए, जिससे आपकी आने वाली जब भी आपकी एग्ज़ाम होंगी उसमें कोई भी बीच में रुकावट नहीं होगी और आप पढ़ते रहिए। घर पे रह कर के आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई है वो लगातार चलती रहे। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैं आपको ये आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जो टॉपिक है, इसमें से सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इससे एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपका कॉलगेटिव प्रॉपर्टी इससे बनता है। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 4 प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में दे देती हूँ कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है। उसको पढ़ने से ही हमें आगे की चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। कॉलगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कॉलगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपकी जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है उनको समझने से पहले आपको पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होती है ये अणुसंख्य गुणधर्म। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको पहले अणुसंख्य गुणधर्म की डेफिनेशन बताती हूँ क्या होती है। उसके बाद हम जो ये टॉपिक आज स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अणुसंख्य गुणधर्म की प्रॉपर्टी जो है उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि ऐसे गुण जो तनु विलयन में उपस्थित पदार्थ के कणों की संख्या अर्थात सांद्रता पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय पदार्थ की प्रकृति पर। तो ऐसे विलयन के इस गुण को क्या कहा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की संख्या और सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक होता है कथनांक में उन्नयन जो हम आज डिस्कस करेंगे, एक होता है हिमांक का अवनमन और एक होता है पराशरण दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये भी मैं आपको बताऊंगी, कथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब, इन चारों टॉपिक्स को एक एक करके हम हर एक एक वीडियो में लेते चलेंगे, जिससे आपके अणुसंख्य गुणधर्म हैं वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कथनांक में उन्नयन की। कथनांक में उन्नयन क्या होता है, देखो आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसमें सॉल्वेंट ले रखा है, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय को मिला दिया। अवाष्पशील विलय को जैसे ही मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहले माना कि जो सॉल्वेंट लिया था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉइलिंग पॉइंट था TB, और उसके बाद जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं जो ये अपना होगा कथनांक में जो उन्नयन है वो क्या होता है। पहले तो कथनांक में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसी भी द्रव का कथनांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जिस ताप पर द्रव और वाष्प एक दूसरे के साम्य में होते हैं, लिक्विड और वेपर एक दूसरे के क्या होंगे, साम्य में, उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको सामने एक कर्व दिख रहा होगा, इस कर्व में आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के बीच में बनाया गया है।
इसमें पी नोट ए वायुमंडलीय दाब होगा और सॉल्वेंट जब यूज़ किया, जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाला गया था, उस समय का इसका कर्व जो है वो ए एक्स, और जैसे ही उसमें सॉल्यूट डाला गया तो उसका जो कर्व होगा वो डी वाई, और सॉल्यूशन बना फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, तो ई सी। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो P1, सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो होगा वो होगा P2। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर होगा वो T1, सेकंड सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर होगा वो T2, और प्योर फॉर्म में जब प्रेजेंट था, जब उसमें सॉल्वेंट में कुछ भी नहीं डाला गया, तब उसका टेम्परेचर क्या था, T1। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए वाष्प दाब का अवनमन P नोट ए माइनस PA। P नोट ए जो है वो क्या है आपकी ए बी आपको दिख रही होगी, ए और बी, ए बी। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड के लिए वाष्प दाब में कमी P नोट ए माइनस P2, तो आपको ये दिख रही होगी ए और सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए और सी। सॉल्यूशन फर्स्ट के कथनांक में यूनियन T1 माइनस TB, सॉल्यूशन सेकंड के कथनांक में यूनियन T2 माइनस TB। उपयुक्त विलायकों के वक्र सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के वक्रों को समांतर है। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर हैं। अतः त्रिभुज ए बी डी आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ए बी और डी, और दूसरा त्रिभुज है ए सी और ई। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप जब त्रिभुज होंगे तो समरूपता के रूल से देखो, आपको जो त्रिभुज ए बी डी है उसकी जो भुजाएं होंगी वो त्रिभुज ए सी डी के क्या होंगी, बराबर होगी। तो ए बी अपॉन ए सी, डी ए अपॉन ई ए, इन सभी की वैल्यू आपके पास समीकरण 1 2 3 4 से आ चुकी थी। इनको समीकरण 5 में रख दो। वैल्यू को जब रखने के बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी नोट ए माइनस P1 जो है उसको डेल्टा पी फर्स्ट लिखेंगे, एंड पी नोट 1 माइनस P2 को डेल्टा P2 लिखेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर के लिए हम डेल्टा T1 और डेल्टा T2 लिखेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो प्रेशर जो है डेल्टा P, ओवरऑल प्रेशर का जो चेंजेस है वो ओवरऑल टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कथनांक का यूनियन वाष्प दाब के अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसमें राउल्ट का जो नियम था वो ये कहता था तनु वितरण के लिए कि डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी के मोल अपॉन ए के मोल। ठीक है, अब जो बी एन बी है, हम बी के मोल निकाल रहे हैं, तो बी के मोल निकालने के लिए क्या होगा, बी का मोल, बी के मोल के लिए देखो इसने क्या किया, समीकरण नंबर 7 है, इसमें पी नोट ए जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो समीकरण नंबर 8 आ गई। फिर समीकरण 6 और 8 में डेल्टा पी का मान रखने पर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी अपॉन एन ए इंटू पी नोट ए। यहाँ पे जो हमारे पास जो ये एम बी और एन ए आया है, तो एन बी और एन ए की वैल्यू निकालेंगे तो एन बी जो है नंबर ऑफ बी के मोल क्या होगा, बी का जो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ऐसे ही एन ए के मोल क्या होंगे, एम ए का जो मोल डब्ल्यू ए उसका वेट अपॉन क्या होगा, उसका मॉलिकुलर वेट। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास एन बी और एन ए की वैल्यू आ गई। इसको समीकरण नंबर 9 में रख दो। 9 में जब रखेंगे तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे। प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नोट ए। अब इसके अंदर हमने देखा कि डेल्टा टी जो है वो के मल्टीप्लाई में है एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू पी नोट ए। यहाँ पे के और आपका डब्ल्यू ए और पी नोट ए, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके बराबर है, आपके पास के बी के बराबर है। के बी क्या है, कथनांक यूनियन स्थिरांक या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो क्या इनकी जगह पे, तीनों की जगह पे हम के बी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1 अपॉन एम ए। किसी भी विलायक के लिए इसका अणुभार डब्ल्यू ए तथा वाष्प दाब पी नोट ए क्या होते हैं, कांस्टेंट है। तो उस समय क्या होगा, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू 1 मोल तथा एम ए इक्वल टू 1 ग्राम। देन रिजल्ट क्या आएगा,
इसका मान 1 ग्राम ले लिया, इसका 1 ग्राम ले लिया, तो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। यदि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो वाष्प दाब में हुई कमी कथनांक की उन्नयन स्थिरांक की क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या 1 ग्राम मोल ले लिया और Ma इक्वल टू 1000 ग्राम, देन Tb इक्वल टू Kb अपॉन 1000 हो जाएगा। Kb का जो मान है ये कैपिटल Kb है, पहले वाला अपन स्मॉल Kb ले रहे थे, कैपिटल Kb जो है वो स्मॉल Kb अपॉन क्या हो जाएगा 1000, तो डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा Kb। Kb यदि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो विलयन के कथनांक में हुआ उन्नयन मोलल कथनांक स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, समीकरण नंबर आपके पास क्या आ जाएगी 11। समीकरण 10 व 11 से Kb का मान रखने पर, Kb का मान रख दो, Kb का मान जब हम इसमें रखेंगे तो डेल्टा T इक्वल टू 1000 Kb कैपिटल वाला Kb, MB अपॉन WB इंटू 1 अपॉन MA। अब यहाँ से मुझे डेल्टा T, क्या 1000 को हम उधर मल्टीप्लाई में है तो MA के अब ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा अपने पास, डेल्टा T KB इंटू MB अपॉन WB इंटू 1000 MA। कथनांक में उन्नयन के आधार पर पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखो टेम्परेचर पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए W जो B है उसको बाहर ले लेंगे, डेल्टा जो T है वो इसके अपोन में चला जाएगा, तो हमारे पास इससे क्या जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इस तरह से कथनांक में जो उन्नयन है उसके आधार पर हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कथनांक में उन्नयन का प्रायोगिक मापन। प्रायोगिक मापन कैसे किया जाता है इसका, देखो लेडर्स बर्गर एक विधि है, लेडर्स ने दी थी ये। इसमें क्या होता है, एक असेंबली लगाते हैं, ठीक है, और उस असेंबली में क्या क्या जो यूजेस आएंगे, उपकरण जो हैं वो एपरेटस क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, पहले तो उनके बारे में पता करते हैं। फर्स्ट जो है वो होता है कथनांक फ्लास्क, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको डालते हैं, है ना, जिसमें विलायक को उबाला जाता है। एक होता है बैकमान थर्मामीटर जो वाष्प को नोट करता है, जो वाष्प का टेम्परेचर नोट करने का काम करेगा। एक होता है कथन नली जो घेरे हुए वाष्प गर्म वाष्प को इकट्ठा करती है। एक कथन नली होती है, बॉइलिंग ट्यूब होती है जो वाष्प को इकट्ठा करने का काम करती है। देखो ये आपको असेंबली सामने दिख रही होगी। इस असेंबली में देखो एक सॉल्वेंट होगा, एक कंडेंसर लगा होगा, एक सॉल्वेंट वेपर जाएंगी इससे, ये कनेक्टर होता है जोड़ने का, ठीक है। इसके अंदर ये बैकमान थर्मामीटर लगा हुआ है, इसके अंदर एक है ना आपके पास बॉइलिंग ट्यूब लगी हुई है, और ये बॉइलिंग ट्यूब है बड़ी जो है लगी हुई है इसके अंदर, और ये है सॉल्यूशन आउटर जैकेट है, ये बाहर का आवरण है इसका। अब ये वर्किंग कैसे करता है, देखो इसकी वर्किंग मैं आपको बताती हूँ। एक बार पहले मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ, फिर जो लिखा है वो समझा देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सॉल्वेंट। क्या डालते हैं इसके अंदर, विलायक। इसमें विलायक को डाल करके गर्म किया जाता है। तो ये जो वाष्प नली है, इस वाष्प नली की सहायता से वेपर्स बनती हैं और ये इसके पास बॉइलिंग ट्यूब में आ जाती हैं। बॉइलिंग ट्यूब में आने के बाद मतलब एक टेम्परेचर होगा जिस पे ये उबलना चालू हो जाएगा। जब उस टेम्परेचर पर जब ये बॉयल हो करके और अच्छे से उसकी वेपर्स बनने लग जाती है तो वो हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब में आ जाता है। और बॉइलिंग ट्यूब में आने के बाद थर्मामीटर उसके टेम्परेचर को नोट कर लेता है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर होगा, मान लिया उसको हमने क्या लिखा, T नोट लिख दिया। उसके बाद ये जो सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में ही इसको थोड़ा ठंडा करेंगे पहले इसको, और ठंडा करने के बाद में वापस से इसमें हमने क्या डाल दिया, W1 ग्राम वेट करके सॉल्यूट ऐड कर दिया इस वाले फ्लास्क के अंदर। जैसे ही हमने सॉल्यूट इसमें ऐड किया और ऐड करके इसको बर्नर को फिर से हीट किया इस सॉल्यूशन को, तो वेपर बनेंगी। अब ये वेपर जिस टेम्परेचर पे आकर के इस बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट होंगे, उस टेम्परेचर को फिर से नोट कर लिया। वो टेम्परेचर हमारा T1 था। दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस के आधार पे क्या हम डेल्टा टी भी बता सकते हैं, क्या डेल्टा टी भी बता सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी भी इक्वल टू जो आपका प्रारंभिक टेम्परेचर और अंतिम टेम्परेचर।
सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो होगा वो क्या था और सॉल्यूट का टेम्परेचर जो है वो क्या है। तो T1 माइनस क्या हो जाएगा T0। दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस के आधार पे हम डेल्टा TB को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, अब ये विधि जो है वो भी ये लिखी है, आपको एक बार और बता देते हैं। वापस से देखो, ध्यान से बताती हूँ, इसको देखना एक बार। क्वथनांक नली में शुद्ध विलायक की वाष्प को प्रभावित किया जाता है। यह वाष्प नली की सहायता से क्वथनांक नली में समान रूप से वितरित हो जाती है, मैंने यही बताया। और जब द्रव उबलने लग जाता है तो तापमान स्थिर हो जाता है। तो उस तापमान को वेगमान मापी की सहायता से नोट कर लिया जाता है। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या आता है T0। और अब इस वाष्प को क्वथनांक नली में प्रभावित करना रोकते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद विलय की तुली हुई मात्रा W1 ग्राम डाली जाती है। पुनः इसको गर्म करते हैं। पुनः वाष्प क्वथनांक नली में पहुंचती है और वेगमान थर्मामीटर के द्वारा इसका टेम्परेचर ज्ञात कर लिया जाता है। और दोनों टेम्परेचरों में डिफरेंस के आधार पर हम डेल्टा TB बता सकते हैं। लेकिन इस एपरेटस की एक कमी है कि इसके अंदर जो हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर जो ले रहे हैं दोनों का, और इसको गर्म किया जा रहा है, उन दोनों लिक्विड के गर्म होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। और दूसरा कि जिस बिंदु पर हम बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कर रहे हैं ना द्रव का, वो संगठन ज्ञात करना, सही संगठन ज्ञात करना भी क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है कि इस विधि में दोनों द्रवों के अति गर्म होने की संभावना होती है तथा क्वथनांक बिंदु पर द्रव का सही संगठन ज्ञात करना भी कठिन होता है। तो इस तरह से हम इसमें आपके क्वथनांक उन्नयन जो है उसका प्रायोगिक मापन कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया। इसके लिए मैंने आपको ये पूरा एपरेटस या असेंबली कैसे लगाते हैं ये बता दी। उसके बाद हमने इसमें देखा है आपका ये इसका मेथड ज्ञात करना कि किस तरह से हम डेल्टा TB और इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड किस तरह से वर्किंग करते हैं। तो हम इस गुणधर्म को इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आप लोग है ना इसके अच्छे से एक बार वापस से इसको देखना, वीडियो को अगेन देख सकते हो आप, और देख करके इसके नोट्स बनाना और फिर इसको अच्छे से रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए इससे आगे जो भी जुड़े हुए गुणधर्म हैं, अपने पास 3 गुणधर्म और बचे हुए हैं इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।